दो चरों वाले रेखीय समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली ग्राफिकल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, है ना। मेरा नाम है पवन गुप्ता, मैं लेकर आया हूँ आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के, है ना। आइए मैं देखता हूँ। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में उसको कुछ बेसिक समझा दिए हैं, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में जो आपको समझाया है मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, इसका मतलब क्या होता है। चैप्टर के नाम में ही बच्चों को पूरा का पूरा उसका मतलब समझा छिपा है, जिसको मैं आपको अब दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे दो चरों का मतलब ये होता है जिसमें दो वेरिएबल हो, है ना। रेखीय समीकरण मतलब लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा, एक हो। समीकरण वो जिसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, ठीक है। एक बार जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि x प्लस बी ये क्या है, इक्वल टू 0, तो ये आपकी एक चर वाली है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, ये एक चर, और a और b क्या है, तो ये रियल नंबर्स है, मतलब वास्तविक संख्या है। और x क्या है बच्चों आपका, ये चर है, इसमें एक चर है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है, ठीक है। रेखीय तो है क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक, लेकिन ये एक दो चर नहीं है इसमें, है ना। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, दो चर, ठीक है। ये रेखीय समीकरण भी है लेकिन इसमें चर कितने हैं, एक। लेकिन अगर मैं यही बोलूं आपसे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपके दो चर हो गए इसमें, है ना। दो चर रेखीय समीकरण, मैक्सिमम पावर कितनी, एक। समीकरण क्यों, क्योंकि एलएचएस भी है और आरएचएस भी है, समझ गए। एक बार और याद रखना, है ना। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि a अंडर रूट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या ये आपका रेखीय समीकरण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका x है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2, है ना। रूट अगर किसी पे लगा होता है तो उसका मतलब होता है बच्चों 1/2 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो दो चर तो है लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, एक चर का और एक का तो है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक रेखीय समीकरण, क्योंकि रेखीय समीकरण के लिए मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए, एक चाहिए, है ना। और दो चर तो है दोनों में, ठीक है। एक और बात आप लोग याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे एक्स प्लस बी प्लस सी, है ना, तो क्या ये रेखीय समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसमें एलएचएस और आरएचएस नहीं है, सिर्फ एलएचएस है। जब तक मैं इक्वल टू में कोई भी अगर वैल्यू ना लिखी हो, कोई भी चर या अचर, है ना हो, तो तब तक आप ये नहीं मान सकते कि ये समीकरण, क्योंकि समीकरण मतलब इक्वेशन हम तभी बोलेंगे जिसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, ठीक है, समझ गए। और अगर मान लो ऐसा भी लिखा हो तो भी नहीं बोल सकते, एक्स टू द पावर 2 प्लस बी वाई टू द पावर 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये दो चर वाले रेखीय समीकरण नहीं होंगे, है ना। इसमें दो चर तो है लेकिन रेखीय नहीं है। यहाँ पर दो चर है, सॉरी एक ही चर है ना। यहाँ पर अब हो गए दो चर तो है लेकिन मैक्सिमम पावर भी एक है, तो हम इसको कह सकते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। और इसको हम दो चर तो है लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो हम इसको नहीं मानेंगे, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको कहेंगे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। जैसे देखो यहाँ है कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b के मान बताइए, है ना। मतलब इसमें हमें a और b के मान बताने हैं, है ना, मतलब जो आपका रियल नंबर है उसके मान बताने हैं a b c के, और हमें इसको इस जो जनरल फॉर्मूला है इससे कंपेयर करके बताना है, ठीक है। इससे किससे, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक और बात याद रखना, साइन का खास ख्याल रखना है आप लोगों को। क्यों, क्योंकि अगर साइन मान लो यहाँ पर तो अभी प्लस है, अगर माइनस होगा तो वो जो माइनस है वो किसके लिए होगा, अचर के लिए होगा, ना कि आप उसको जनरल फॉर्मूले का माइनस समझेंगे। अभी अपन करेंगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू
4.37। ठीक है, तो यहां पर देखो ए की जगह पर क्या है 2, बी की जगह पर क्या है 3 और सी की जगह पर क्या है। एक बात याद रखना, सी को आप पहले इधर साइड लाओगे, मतलब आरएचएस से एलएचएस में लाओगे, उसके बाद बताओगे, है ना। जैसे चलो मैं दोबारा एक बार बताता हूं आपको, क्या था 2x प्लस 3y बराबर 4.37। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि 2x प्लस 3y, ये हमारा 4.37 वो आरएचएस से एलएचएस में आएगा, माइनस 4.37 इक्वल टू 0, है ना। तब हम इसको कहेंगे। अब हम इसको अपने जनरल फॉर्मूले से देखो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आरएचएस में शून्य था, अभी यहाँ भी आरएचएस में शून्य। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है 2, बी की जगह पर क्या है 3 और सी की जगह पर क्या है माइनस का 4.37। ठीक है, तो ये है ए की जगह पर क्या है 2, बी की जगह पर क्या है 3 और सी की जगह पर क्या है माइनस 4.37। ठीक है, ये हमारा पहला कंपेरिजन हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा क्या है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। क्या है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। यहां पर भी आप लोग खास ध्यान देना, है ना, कि जो 4 है आप उसको आरएचएस में ले जाओ, ये इनको दोनों को एलएचएस में ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्या होगा 5x माइनस 3y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 3y इज इक्वल टू 4। अगर एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने इनके प्लेस शिफ्ट कर दी। ठीक है, शिफ्ट करते टाइम हमें खास साइन का भी बच्चों ध्यान देना होता है। अगर साइन हमारा, अगर हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, एलएचएस से आरएचएस में ले गए और हमने साइन चेंज नहीं किया, तो वो हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी, उसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो गलत आएगा। इसलिए साइनों को चेंज करना जरूरी होता है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, या फिर -4 तो इधर होता नहीं है, तो आप एक काम करो, हमारे जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस का 4 यही रहेगा इक्वल टू 0। अब ए के स्थान पर क्या है बच्चों -5, बी की जगह पर क्या है प्लस का 3, जिसको हम डायरेक्ट 3 ही लिख सकते हैं, और सी की जगह पर क्या है 4। समझ गए, ये है ए की जगह पर क्या है -5, बी की जगह पर 3, सी की जगह पर 4। ठीक है, ठीक वैसे एक और आपका क्वेश्चन था, क्या था 2x इज इक्वल टू y। क्या था तीसरा, यह आपका दूसरा था। टू एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां पर एक बात ध्यान देना, जैसे हमारे पास यहाँ पे अचर नहीं है, मतलब सी की वैल्यू नहीं है, तो ऐसा आप नहीं समझना कि सी की वैल्यू नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि सी की वैल्यू अगर मान लो 0 होगी तो हम 0 को तो लिखते नहीं है प्लस या माइनस किसी भी फॉर्म में, वैसे ही 0 न्यूट्रल होता है, हम उसको डायरेक्ट 0 को तो लिखते नहीं है, तो हम लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए वो जो शून्य रहता है वो हम अगर अचर है तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर वो अगर चर भी है तो अगर शून्य अगर रहा तो वो x को 0 बना देगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b शून्य नहीं हो सकता। अगर वो शून्य हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा चैप्टर का नाम ही है ना, कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, क्योंकि उसमें फिर दो चर तो रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये चर से क्या करेगा, जैसे ही गुना होगा है ना, वैसे ही वो शून्य बन जाएगा। जैसे मान लो हमारा क्या था x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मान लो a शून्य हो गया तो x के साथ मल्टीप्लाई होते ही क्या करेगा, x को भी शून्य कर देगा। तो क्या वो चर रहेगा? बताओ, नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो आप कैसे कह सकते हो कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, है ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर ये शून्य रहा बराबर शून्य, ये अगर आपका शून्य हो गया x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो 0 है ये लिखने का कोई मतलब है क्या बी वाई के साथ प्लस में, इसलिए हम 0 को लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका, अब ये बताओ कि इसमें दो चर हैं? नहीं, क्योंकि y क्या है आपका, एक ही चर है। जब एक ही चर है तो आप ये कह नहीं सकते कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, समझ गए? इसलिए हमारा a और b है वो कभी जीरो नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो जीरो हो गया तो फिर हम उसको दो चर वाले रेखीय समीकरण नहीं कह सकते, ठीक है। ठीक वैसे यहां देखो, लेकिन c जीरो हो सकता है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसमें आपके दो चर तो हैं ही, दो चर वाले रेखीय समीकरण बन नहीं रहा है क्योंकि LHS भी है और RHS भी है, ठीक है। तो देखो जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ, आपको लगेगा बच्चों की c कहाँ गया? तो c की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसको लिखेंगे क्या? अगर प्लस में किसी में 0 लिख दो, 10 प्लस 0, उससे आपके इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वो 10 ही हो जाना है। इसलिए हम 0 को नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई, हाँ एक और बात याद रखना, जैसे y है, y के साथ आपको कोई भी नंबर या कोई भी रियल नंबर नहीं दिख रहा, तो ऐसी स्थिति में आप एक मानोगे। क्यों? क्योंकि एक का किसी भी चर या अचर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए जब कुछ नहीं होता तो हम समझ जाते हैं कि एक है। कैसा? माइनस का है, क्योंकि माइनस तो हमारे इस इक्वेशन में ही है ना। और सी की भी वैल्यू आपको लेनी है, क्या लेनी है? 0। वो 0 होगी इसलिए इन्होंने लिखा नहीं, समझ गए। तो इस प्रकार हमें कंपेयर करना होता है। आप अपने मन से कुछ नहीं ले सकते कि सी की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं होगी। आपको हमेशा अगर सी वहां पर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लेना है उसकी जगह? शून्य, ठीक है। तो सी अगर हमारा नहीं था मतलब शून्य था, जिसको लिखने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। ए की वैल्यू 2, और अगर वाई के साथ कोई भी नंबर हमें नहीं दिख रहा है तो हम उसको क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। अब साइन आगे क्या था? माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं जो हमारे अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, छोटा टॉपिक है और इजी है, फ्री के नंबर देता है ना, इसलिए जानना जरूरी था, ठीक है। अब देख लो ये क्वेश्चन, देखो क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है ना। मतलब जितने में आप 2 पेन लोगे उतने ही रुपए में एक कॉपी आएगी आपकी, ठीक है। नोटबुक मतलब कॉपी, है ना। जितने में आप 2 पेन लोगे उतने ही में आपकी नोटबुक आएगी। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रेखीय समीकरण लिखिए। प्रश्न हमसे कह रहा है कि जितने में आप 2 पेन लोगे उतने में ही एक कॉपी आएगी, है ना। इसको हमें 2 चरों के साथ निरूपित करना है, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया है? संकेत दिया कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या है और कलम की कीमत y है। मान लीजिए यहां पर होगा बच्चों x, है ना। नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। एक बात याद रखना, अगर बच्चों संकेत यहाँ पर नहीं दिया होगा तब आप क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि जो दोनों चर लेने हैं वो आप अपने मन से ले सकते हो, x y z जो भी आपको इच्छा होगी वो आप ले सकोगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ऐसा हिंट दे दिया जाएगा कि आपको जो चर लेने हैं वो x लेना है और y लेना है, तो वही आप लोगे, ठीक है। आप अपनी इच्छा से कोई भी नहीं लोगे अगर उसमें आपको हिंट दिया गया है या कुछ भी मतलब लेने के लिए दिया गया है ना। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे अब देखते हैं, ठीक है। पहले देख लो ये क्या है कि माना कि नोटबुक की कीमत कितनी है? 100 रुपए। एक नोटबुक की कीमत बराबर रुपए x है। एक पेन की कीमत बराबर y है, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत कितनी हो गई बेटा? x, और एक पेन की कीमत कितनी हो गई? y हो गई। अब हमें x और y दोनों इसी को लेकर चलना है क्योंकि हमें संकेत भी दिया गया था और हमने मान भी लिया कि एक नोटबुक की कीमत कितनी है? x, है ना, और एक पेन की कीमत कितनी है? y। हमें इसका क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो तुम ये बताओ, अगर मेरे पास एक पेन 10 रुपए का है और एक कॉपी कितने की है? जो नोटबुक है वो कितने की है? 20 रुपए की। अगर एक पेन 10 का है तो अगर मैं कॉपी के रुपए में जो जितने में कॉपी आएगी उतने में मेरे कितने पेन आए? कॉपी कितने की थी? 20 की। पेन कितने का था? 10 का। अगर मैं 20 रुपए के पेन खरीदने जाऊं तो 2 पेन मिलेंगे कि नहीं, है ना। मतलब अगर मैं कॉपी के रुपयों को
पेन के रुपयों से बराबर करना चाहूं तो मुझे क्या होगा कि कॉपी के रुपयों में पेन 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक पेन मेरा कितने का है, y का। जब 2 पेन लूंगा तो कितने का आएगा, 2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं x बराबर 2y, है ना, समझ गए। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इस प्रकार से आप इसको अपने जनरल फॉर्मूले से कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन की कोई बात नहीं की गई, बस आपसे बोला गया है कि आप इसको ऐसे इक्वेशन बना दीजिए जो हमने बना दिया, ठीक है। तो इसका उत्तर यही होगा, x बराबर 2y। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया था कि x को हमें नोटबुक की कीमत को x मानना है और पेन की कीमत को क्या मानना है, y मानना है, ठीक है। और देख लो, जैसे ये है समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अब एक बात याद रखना, इसमें ऐसा क्यों बोला गया है कि 4 अलग अलग हल ज्ञात करें। आप चाहो तो इसके 10 अनंत जितने चाहो उतने इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसमें बस हमसे लिमिट दी गई है 4, तो हम 4 ही निकालेंगे। अब ऐसा आपके मन में आता होगा कि सर 4 ही क्यों, 2 भी तो हो सकती है या सिर्फ एक ही तो हो सकता है, x और y की वैल्यू। याद रखना, अगर 2 वेरिएबल दिए गए हैं तो मिनिमम आपको दोनों वेरिएबल के एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन आपको इक्वेशन यहाँ पर कितना है, एक ही है, और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो उसके मान भी अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो तो कंडीशन पे डिपेंड है। जैसा अगर x की वैल्यू आप क्या मान रहे हो तो y कुछ हो रहा है, y का कुछ मानोगे तो x का कुछ हो रहा है, हम वैसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। अब मैं 4 अलग अलग जगह पे मान के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कितने बोला है, 4 बोला है, तो पहला मैं निकालता हूं, फर्स्ट वाला, है ना। यहां देखो, माना x बराबर 1 मान लिया, ठीक है। मैंने अगर x की वैल्यू 1 मान ली, है ना। चलो मैं यहाँ पे काम करता हूं आप लोग के लिए। यहां पे मानता हूं ना, x और y, ठीक है। मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या बच्चों मान ली 1, तो मैं x प्लस 2y बराबर 6 में अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं, बराबर 6, है ना। तो 2y बराबर 6 माइनस 1 को मैं LHS से RHS की ओर ले जा रहा हूं। y बराबर 6 में से 1 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 5, और 5 और जो 2 है वो अभी गुना में है y से, जैसे ही आप RHS में लाओगे तो ये आ जाएगा 2। तो अगर x की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 1, तो मेरी y की वैल्यू क्या आई बच्चों 5/2, है ना। x की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी थी तो y की वैल्यू मेरी क्या आई 5/2, ठीक है। ठीक वैसे ही दूसरी कंडीशन ले लो, है ना। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू क्या मान लेता हूं 0, x की वैल्यू मान रहा हूं 0, तो क्या होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहां रख दूंगा 0 प्लस 2y बराबर 6, 2y 0 का ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, बराबर 6, y बराबर 6/2, y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। जैसे ही आप x का अगर वैल्यू 0 मानोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ उसको लिख दो, x की वैल्यू मैंने 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई 3। एक और हो गया, ठीक है। एक और मान लो, आपकी इच्छा है, आप उसको क्या मान सकते हो। अगर मान लो आपने मान लिया y इज इक्वल टू 0, आपकी इच्छा है ना, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो। x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2 गुने y की वैल्यू हमने कितनी मानी 0 बराबर 6, x प्लस 2 का गुना जैसे ही 0 में करोगे तो क्या आएगा 0 बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 6, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 मानता हूं, y की वैल्यू में 0 मानता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। अब एक और मानना है हमें,
ऐसा बोला था हमसे 4 मान निकालने के लिए, तो 1 मान ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा। चौथा आप मान सकते हो कुछ भी, जैसे अगर मान लो 2 मान लो, x की वैल्यू क्या माना मैंने 2, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 2y बराबर 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है ना। और y बराबर कितना आ गया 4/2, कितना आया 2, y बराबर 2, ठीक है। तो कितना लिख सकते हो, अगर मैंने x की वैल्यू मानी थी 2, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आई, वो भी 2 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो इस प्रकार से आप इसके 4 उत्तर निकाल लिए आपने, कि अगर x की वैल्यू 1 मानोगे तो y की ये आएगी, अगर y की ये मानोगे तो x की ये आएगी। आपकी इच्छा है, किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू मानो और उसके बाद दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है। आपने जब 1 मान लिया तो जो दूसरी बची उसकी वैल्यू तो आ ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप दोनों को ही मानोगे तो एक बात याद रखना, उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपका LHS इक्वल टू RHS इक्वल ना है ना, इसलिए हम एक की मानते हैं और दूसरे की निकालते हैं, ठीक है। तो उससे अगर मान लो x की वैल्यू 1 होगी तो दूसरे की कितनी होगी 5/2, अगर 0 होगी तो 3, 6 होगी तो 0, 2 होगी तो 2, ठीक है ना। इस बात का खास ख्याल रखना। अगर इसी को मुझे आलेख पर दर्शाना हो, देखो ऐसे मैं हजारों निकाल सकता हूँ, है ना, अगर, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जितना हमसे प्रश्न में बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, हमने 4 अलग अलग मान ज्ञात कर दिए। अगर मैं आलेख पर दर्शाऊं, है ना, तो इन्हीं नंबर के थ्रू आलेख पर भी दर्शा सकता हूँ, और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं उस पॉइंट पे किसी भी नंबर को लूंगा तो इस समीकरण में जैसे ही लगाऊंगा वो सही होगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया था, चलो तो पहले मैं आपको आलेख बता देता हूँ, आलेख होता क्या है। आलेख याद रखना जिसमें एक ये x एक्सिस है, ये y डैश है ना, x डैश y डैश, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको शून्य बोलते हैं। ये आपका 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रहता है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक बात याद रखना, ये 6 तक ही नहीं होता, और आगे आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ जाता है ना। हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग या हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है ना। हम इसमें कितना गैप देना चाहते हैं वो भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन गैप याद रखना कि हमेशा बच्चों सेम रहना चाहिए। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हो आपके, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, हर जगह पे गैप आपको बिल्कुल सेम लेना है, ठीक। वैसे यहाँ पे ये देख लो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक, चतुर्थ चतुर्थांक। इसमें क्या होगा, दोनों जो आपके जो x और y एक्सिस के पॉइंट रहेंगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसमें x एक्सिस नेगेटिव, और y एक्सिस पॉजिटिव। इसमें x और y दोनों एक्सिस के नेगेटिव वैल्यू रहेगी। इसमें आपके x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, है ना, ऐसा याद रखना। क्योंकि ये 4 हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं, चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनता है, या कहीं भी बन सकता है, या 2-3 को भी एक साथ क्रॉस कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट में आ सकता है एक ही ग्राफ, है ना, एक ही आलेख। बाकी चारों में एक साथ नहीं आ सकता एक आलेख, है ना। एक और बात याद रखना कि जैसे मान लो x और y ये पहले x आता है फिर y आता है, ठीक है, पहले x आता है उसके बाद y आता है ना। अब चलो, अब यहाँ पर देखो, मैं अब आपको इसको आलेख पर कैसे दर्शाते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ, है ना। आलेख पर दर्शाने के लिए कुछ खास नहीं करना। जैसे आपने ये जो 4 पॉइंट निकाले हैं, इसके 4 अलग अलग मान निकाले हैं, इसी मान के थ्रू मैं आपको आलेख पर दर्शा के दिखाता हूँ, है ना। ये आलेख पहले से बना हुआ है, इसी पे मैं आपको देता हूँ। जैसे क्या है, ये x था, ये x डैश,
ये y और ये y डैश, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो आपका शून्य है ना। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ऐसे ही चलता जाएगा। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। ठीक वैसे ही ऊपर भी आप जाओगे तो वैसे ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। हमारे जो 4 सॉल्यूशंस आए थे वो क्या आए थे, मैं एक बार यहाँ पर उसको लिख लेता हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, ठीक है। x y, ये 1 था तो ये 5/2 था, ये तो 2 और यहाँ 2 थे, और क्या आए थे, ठीक है। करके एक बार हम देख लेते हैं क्या था। 1 5/2 0, 3 6 0, 0 3 6 0, ठीक है। इसका मतलब है कि एक तो पॉइंट हमारा ये होगा कि 1 5/2, एक पॉइंट हमारा होगा 0 3, एक पॉइंट होगा हमारा 6 0, और एक होगा हमारा 2 और 2, ठीक है। पहला देखो 1 है और 5/2, याद रखना दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 है और 5/2, तो 1 हमारा x एक्सिस का होगा और 5/2 हमारा y एक्सिस का होगा, याद रखना। तो ये हमारा 1 और y एक्सिस का 5/2 का मतलब क्या होता है, 5 को आप 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा, तो यहाँ ले लो 2.5 समथिंग यहाँ पे रहेगा, और ये इस पॉइंट पे बनेगा, कुछ पॉइंट है ना, इस जगह पे वो पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। 1 और 5/2 समझ गए, यहाँ पे रहेगा क्योंकि है ना आधा, ठीक है। दूसरा क्या है 0 और 3, तो x हमारा क्या हो जाएगा 0 और y हमारा 3, तो इस पॉइंट पे वो बनेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर x का अगर हमारा मान 0 है तो y पे हमारा वो पॉइंट आएगा, अगर y हमारा 0 है तो वो पॉइंट हमारा किस पे आएगा, x एक्सिस पर आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है 6 और 0, तो 6 देख लो, ये हमारा रहा 6 और 0, तो y तो हमारा 0 है ना, y हमारा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक हमारा कहाँ है 2 और 2, तो ये रहा 2 और 2, ये पॉइंट बनेगा हमारा 2 और 2, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको मिलाता हूं, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो सारे पॉइंट आ गए, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट आ गए इस पे। अब मैं आप कोई सा भी पॉइंट आप लोगे ना, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लो, तो आप इस पॉइंट को अगर चेक करोगे इस इक्वेशन में रख के, उस इक्वेशन में रख के अगर इस पॉइंट को आप चेक करोगे तो इजीली आपका क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो क्या था हमारा, x + 2y = 6, ये इक्वेशन था, है ना। यहां देखो ये ऐसे आलेख पे अपन दर्शा देते हैं, इसका आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 5/2, ये क्या होगा 2 और 2, ये क्या होगा, सॉरी ये तो मैंने अभी बनाया, ये आपका क्या होगा 6 और, तो यहां पर हमने जितने भी हमारे पॉइंट्स थे 1 5/2 0 और 3 6 और 0 2 और 2 हमने इस आलेख पर दर्शा दिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मैंने खुद लिया है, अभी मैंने बताऊंगा आपको क्यों लिया है, ठीक है ना। कोई से ही पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट को भी लोगे, इसको कहीं भी लोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। तो ये वैसे हमारे पास जनरली इतने पॉइंट थे, है ना, 0 और 3, ये 1 2 3 4 ये हमारे पॉइंट थे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अनंत उत्तर आ सकते हैं,
ठीक है, अनंत आ सकते हैं, आप उतने सोच भी नहीं सकते उतने उत्तर आ सकते हैं। लेकिन हमसे बोला गया था 4, तो हमने 4 निकाला। अब मैं क्या इस ग्राफ पे किसी भी एक पॉइंट का उत्तर लेके देखूं और उस इक्वेशन में फिट करके देखता हूं एक्स और वाई की वैल्यू, क्या इक्वेशन मेरी सही आएगी? अगर हमने ग्राफ सही बनाया तो वो सही आती है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, कहाँ गया ये क्या था? ये पॉइंट था बेटा हमारा 4 और 1, है ना। अब मैं इसमें लेकर देखता हूँ, ठीक है। क्या था? x की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस 2 गुना y की वैल्यू क्या थी? 1, 6। 4 प्लस 2 बराबर 6, 6 बराबर 6। देखो आ गया, करेक्ट आया, है ना। ठीक, वैसे एक और बार देखो, अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को ले लिया, तो ये पॉइंट क्या है? इधर से देखोगे तो ये -1 है ना, और इधर से एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये कितना है? 8, ठीक है। मतलब कि एक 8 और -1 है ना, 8 और -1, -1 किसका? y एक्सिस का, और एक x एक्सिस का 8, ठीक है ना। मैं करके देखता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी है? 8, 2 -1 बराबर 6, 8 प्लस 2 एका 2 माइनस का 2 बराबर 6, 8 प्लस माइनस 2 बराबर 6, 6 बराबर 6, है ना। तो इस प्रकार से हम देखो यहाँ भी उत्तर हमारा सही है। इसका मतलब ये है बेटा, इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे आप लोगे, किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये ले लो या इसको और आगे बढ़ा के कोई और दूसरा ले लो, हर पॉइंट पर जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा इस इक्वेशन के लिए। मतलब ये जो आपका ग्राफ बना है पूरा का पूरा क्या है? ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे हम इसको आलेखित करते हैं जितने भी हमारे पॉइंट्स आते हैं, है ना। ये जनरली अभी तो आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है शायद, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया कि अगर आपको आएगा ये बेसिक, तो क्लास 10th में जाके इसको आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे वहां पर आपके युग में रहेंगे, वहां इक्वेशंस के 2 युग में रहेंगे, जिसको आपको ग्राफ पर पॉइंट करके बताना होगा कि इस दोनों युग्मों के लिए कौन सा उत्तर आपका करेक्ट होगा। अभी तो आप किसी भी इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को लोगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। क्या है? यहां पर x बराबर आपको 2 दिया हुआ है, यह आपका गिवन है, मतलब गिवन लिख सकते हो, लिखना हो तो। क्या है? x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर k का मान निकालो। k का मान, तो x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो और k का मान आ जाएगा। 2 गुने 2, 3 गुने 1 बराबर k, 2 गुने 2 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, है ना। तो ये आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, 1 मार्क्स का आता है ना, 1 मार्क्स से ज्यादा का ये नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसको सोल्व कर सकते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, जहां जबकि x की और y की वैल्यू आपको दिया है समीकरण में, और k का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो देख लो आप। कि एक विद्यालय की कक्षा 10 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो तथा इन स्थिति में समीकरण के 2 हल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समीकरण के 2 हल निकालने, हल तो अनंत हो सकते हैं। मैंने बताया कि जहां पे आपके 2 वेरिएबल रहेंगे या 2 चर रहेंगे तो वहां एक ही इक्वेशन से आप अनंत ही हमारे उसका हल होंगे, है ना। मिनिमम अगर 2 हमारे पास इक्वेशन है तभी हम उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देख लो, मान लो यामिनी ने 100 रुपए दिए, है ना, और फातिमा ने y रुपए दिए। यामिनी ने कितने दिए? x, फातिमा ने दिए y। और फातिमा और यामिनी दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं? 100। कितना दिए हैं? 100, है ना। तो यहां पर भी आपको वही करना है कि मानना है कि माना
कि फातिमा ने 40 रुपए दिए। माना फातिमा ने 40 दिए, तो अगर मैं 40 इसमें पुट करूं तो x प्लस 40 बराबर 100, तो x बराबर 100 माइनस होगा 100 में से 40, तो कितना आएगा, x बराबर 60 रुपए, है ना। अगर फातिमा ने 40 दिए तो यामिनी ने कितने दिए, 60 दिए। एक तो ये इक्वेशन हो गया। एक ये होगा कि अगर माना यामिनी ने 75 दिए तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 100, तो कितना होगा 75 प्लस 75 प्लस वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 माइनस 75, वाई बराबर 25, है ना। अगर तो इसकी कुछ भी हो सकता है ना, अनंत इसके उत्तर हो सकते हैं कि फातिमा ने अगर 40 दिए तो यामिनी फिर उसको 60 देगी, अगर फातिमा ने 70 दिए तो यामिनी 30 देगी, अगर फातिमा ने अगर मान लो 20 दिए तो यामिनी 80 देगी, तो इसके अनंत उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो हमसे तो इन्होंने 2 उत्तर पूछा था, वो हमने इनको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।